हंगर स्ट्राइक पर अगर आप बैठते हैं तो शब्द यूज किया गया है कि आप सुसाइड कमिट करने की कोशिश। कस्टडी 15 दिन की हुआ करती थी ना, अब 60 से 90 दिन की होगी। अब लॉर्ड अमित शाह हैं, अब लॉर्ड मोदी हैं। हम या किसी भी लॉ ऑर्गेनाइजेशन से कोई कंसल्टेशन नहीं किया गया। जो एक बेसिक जब आप एफआईआर दर्ज करते हैं तो ललिता कुमारी वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी का एक जजमेंट है जो कहता है कि प्रीलिमिनरी इंक्वायरी की जरूरत नहीं है। अगर मैं एज अ महिला जा रही हूँ और मेरे साथ कुछ हुआ है तो एफआईआर तुरंत दर्ज होगा। लेकिन अब ऐसा हो गया है कि जो ऐसे सेंटेंसेस हैं जो 3 इयर्स जिसका है या 7 साल 3 से 7 साल के जो बीच में आते हैं, इसके अलावा और भी बहुत सारे प्रोविजन है। हैंडकफिंग जो ऐसे बांधते हैं, इसको सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट्स के थ्रू बताया है कि कैसे ये वॉयलेट करता है राइट टू डिग्निटी। अब हैंडकफिंग आप अनशन नहीं कर सकते हैं। हंगर स्ट्राइक पर अगर आप बैठते हैं तो शब्द यूज किया गया है कि आप सुसाइड कमिट करने की कोशिश कर रहे हैं, सुसाइड कमिट करने की। ये कॉन्ट्रावेंशन में है एमएचसीए एक्ट 2017 मेंटल हेल्थ केयर एक्ट में। आप उसको अब अगर मैं हंगर स्ट्राइक पर बैठ रही हूँ नॉन वायलेंट तरीके से तो मैं क्या कर रही हूँ, अपराध कर रही हूँ। इस तरह के बहुत सारे और प्रोविजन देखिए ये कहा गया, हम सहमत हैं। लेकिन अगर एफआईआर दर्ज करने के लिए एक प्रीलिमिनरी इंक्वायरी होगी, इतना टाइम लगेगा, तो आप खुद सोचिए ना। ऊपर से कस्टडी का आप देखिए, कस्टडी 15 दिन की हुआ करती थी ना, अब 60 से 90 दिन की होगी। अब उस दौरान कितना टॉर्चर, हमें पता है कि कितना कस्टोडियल टॉर्चर कहाँ कहाँ यूपी से लेके दिल्ली तक कहाँ कैसे कस्टोडियल टॉर्चर के केसेस हमें मिलते हैं। तो अब 90 दिन आप समझ रहे हैं। एक और बहुत बड़ी बात ये है कि टेररिस्ट एक्ट, ये जो यूएपीए वगैरह के प्रोविजंस थे, अब वो टेररिस्ट एक्ट इस लॉ में ही के अंतर्गत आ गया है, टेररिस्ट एक्ट शब्द। इसी तरह की और भी बहुत सारे प्रोविजन हैं जो इसके अंतर्गत, जो अलग तरह से ऑपरेट कर रहे थे, अब इसके अंतर्गत आ गए। देखिए तब लॉर्ड मकॉयले थे, अब लॉर्ड अमित शाह हैं, अब लॉर्ड मोदी हैं। तो ये एक और आप नाम देख लीजिए, क्या हम जो साउथ के लोग हैं, क्या वो इस एक्ट का नाम भी, क्या उनके बारे में सोच के रखा गया? भारतीय न्याय, ये एक हिंदी का जो शब्द इतने सारे हाँ, तो क्या उनको ध्यान में रख के रखा गया? बहुत सारे ऐसे और सवाल भी हैं। देखिए सेंट्रल विस्टा का आना, नए पार्लियामेंट का बनना, हर चीज नई बनना, हर चीज को एक तरीके से अपरूट करके एक नई चीज को एस्टैब्लिश करने की कोशिश करना, इतिहास बदलने की कोशिश करना, एक नया दौर शुरू करने की कोशिश करना जिससे एक इंसान का नाम याद रखा जाए, ये वो कोशिश है। जी, क्रिमिनल लॉ रिफॉर्म्स जब आने वाले थे किसी से सलाह मशवरा नहीं किया गया। हम जितना हमारी जानकारी में है, हम लॉयर्स लाज की तरफ से हैं, ऑल इंडिया लॉयर्स एसोसिएशन फॉर जस्टिस, हम या किसी भी लॉ ऑर्गेनाइजेशन से कोई कंसल्टेशन नहीं किया गया। और ये हमारा चिंता का विषय जब ये 2020 से ही रहा है और फिर उसके बाद ये कानून ला दिया जाता है और हम पे थोप दिया जाता है। अब एक और बहुत बड़ी समस्या ये है कि पुलिस से लेके जज से लेके जो वकील हैं वो समझेंगे, वो एक कैओस हो जाएगा। आप सोचिए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की हालत, जज साहब पढ़ रहे हैं कि इसमें क्या है। हमने ये लॉ की जब हमने उपाधि ली थी, हमने नहीं पढ़ा ये, तो हमारे लिए एक कितना बड़ा ये एक कदम हमारे लिए है, जो एक कैओस क्रिएट करेगा कोर्ट रूम्स के अंदर। और ये एक बहुत बड़ा विषय है चिंता का, इम्प्लीमेंट होना चाहिए। देखिए हमारी भी मांग यही है कि विचार विमर्श होना चाहिए। इसके जो इस तरह के प्रावधान हैं जो इतने प्रॉब्लमेटिक है, टेररिस्ट एक्ट से लेके और भी बहुत सारी चीजें जो ऐसी हैं जो फ्री और फेयर ट्रायल इंश्योर नहीं करती हैं, तो उसके लिए सलाह मशवरे के बाद इसे लागू करे अगर करना हो तो। और दूसरी चीज एक और है कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया, बार काउंसिल ऑफ दिल्ली, उन्होंने भी आपत्ति जाहिर की है। उनके जो भी मुद्दे थे, जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं बार काउंसिल के, इतने सारे लॉयर्स को रिप्रेजेंट करते हैं, बीसीडी, बार काउंसिल ऑफ दिल्ली, बार काउंसिल ऑफ इंडिया के जितने जो भी उन्होंने सजेशंस दिए थे उसको दरकिनार करके
बहुत ही मोनार्कियल वे में इसको इम्पोज किया गया है। ठीक उसी तरह जब लॉर्ड मकाइले ने 1860 में हम पर ये लॉ इम्पोज किया था, तो जो कॉलोनियल बैगेज है वो गया नहीं है, तब भी हम पर ऐसे ही इम्पोज कर दिया गया था, हमसे पूछा नहीं गया था, आज भी हमसे नहीं पूछा। जी, ये मैं इसीलिए टेररिस्ट एक्ट जो शब्द इसमें डाला गया है, जो जिस तरह के प्रावधान डाले गए हैं। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो इसमें है वो है सेक्शन, मेरे ख्याल से जो एक सेक्शन है जो मैरिज, अगर कोई मर्द अगर कोई औरत ये इल्ज़ाम लगाती है कि मुझे इसकी आइडेंटिटी नहीं पता थी, सप्रेस की हुई थी आइडेंटिटी, और उसके बेसिस पर सेक्सुअल रिलेशंस कायम किए गए, तो वो एक क्रिमिनल अपराध होगा जिसमें 10 साल तक की सजा और फाइन हो सकता है। तो ये लव जिहाद भी अब इसमें इंक्लूड कर लिया गया है, सप्रेशन ऑफ आइडेंटिटी, जो लव जिहाद में क्या लगता है जी? धर्मांतरण, देखिए लव जिहाद का कहाँ यूज होता है, मुस्लिम्स को ऑप्रेस करने के लिए कैसे यूज होता है, और कैसे इस लॉ से का कितना मिसयूज हो सकता है मैरिज के प्रेमिस पे, उसको रेप माना जाएगा। तो आप समझिए कि वो कितना 10 साल की सजा, आप समझ रहे हैं, एक फेक एलिगेशन। महिलाओं की गुंडागर्दी नहीं, ये महिलाओं से एजेंसी छीनने जैसी बात है। क्या महिलाएं इतनी बेवकूफ हैं कि उन्हें पता नहीं चलेगा कि कोई आइडेंटिटी सप्रेस कर रहा है या क्या महिलाएं इतनी मजलूम है जिसे भी चाहे आरोप लगा करके फंसा सकती है? देखिए, इसमें फेक केसेस हो सकते हैं और होने के बहुत चांसेस हैं, और इसमें जो सप्रेशन ऑफ आइडेंटिटी जो शब्द यूज किया गया है, जो डिसीटफुल शब्द यूज किया गया है, वो बहुत सिमिलर है लव जिहाद के जो लॉज हैं उससे। मैम, ये जो 3 आपराधिक कानून है, आम जनता कैसे सफर करेगी? देखिए, आम जनता जब आम जनता को जब किसी को एक्यूज बनाया जाएगा, तो जिस तरह की प्रोफाइलिंग होती है वो प्रोफाइलिंग बढ़ जाएगी। जो इंटरोगेशन ऑफिसर जिनका नाम होना चाहिए अरेस्ट मेमोज पे, वो नहीं रहने वाला है, वो डिलीट होने वाला है। एफआईआर जब आप दर्ज कराने जाते हैं तो एक ललिता कुमारी वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी की एक जजमेंट है जो ये कहती है कि प्रीलिमिनरी इंक्वायरी की ज़रूरत नहीं है कुछ कॉग्निजेबल ऑफेंसेस में। अब उसमें प्रीलिमिनरी इंक्वायरी होगी तो काफ़ी देरी होगी, फिर 15 दिन की जो पुलिस कस्टडी होती है अब वो 60 से 90 दिन की कर दी जाएगी। तो उस पुलिस कस्टडी में रहने के दौरान जो पुलिस द्वारा कस्टोडियल टॉर्चर के जो चांसेस होते हैं वो बढ़ जाएंगे। एक्यूज को जब कोर्ट में ले जाया जाएगा तो हैंडकफिंग, जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि राइट टू डिग्निटी के विरुद्ध जाता है, वो आत्मसम्मान के विरुद्ध जाता है, वो चीज़ अब हैंडकफिंग हो सकती है इस लॉज को के इम्प्लीमेंट जब हो चुका है अब। तो इस तरह की बहुत सारी ऐसी समस्याएं होने वाली हैं जो बहुत ही विकट परिस्थितियों को जन्म देंगी। देखिए, अंग्रेज़ों के टाइम का कानून हटाया, अंग्रेज़ों की हुकूमत, एक कॉलोनियल जिसे कहते हैं, तब भी परामर्श नहीं किया गया था और ये लॉज हम पे थोपे गए थे क्योंकि हम ब्रिटिश राज के अंदर थे। आज अगर ये लोकतंत्र है तो जो ऑपोजिशन के एमपीज़ हैं उनके गैर मौजूदगी में और बीसीआई की बात ना सुनना, बार काउंसिल ऑफ इंडिया की बात ना सुनना, बार काउंसिल ऑफ दिल्ली की बात ना सुनना, लॉयर्स की बात ना सुनना, और फिर इन लॉज को ला के हम पे थोप देना, ये किस प्रकार से कॉलोनियल लेगेसी को हटाता है, ये सोचने की बात है। ये रीइंफोर्स कर रहा है कॉलोनियल ही चीज़ों को। देखिए, बुलडोज़र न्याय जो है वो न्याय भी है, ये भी सोचने वाली बात है। तो जो इस सरकार की जो परिभाषा है न्याय और दंड की, वो अपने आप में जो संविधान जिस तरीके से चीज़ों को देखता है वो बहुत ही गैर संवैधानिक है। तो ये बुलडोज़र राज जो है वो लोकतंत्र में ये किसी भी लोकतंत्र की निशानी नहीं होनी चाहिए, और वो लोकतांत्रिक नहीं है। वो एक तरीके से एक गुंडा राज को एस्टैब्लिश करता है और रूल ऑफ लॉ को पूरी तरह से ध्वस्त करता है। जी, सुबह सुबह आज फुट ओवर ब्रिज जो है
नई दिल्ली में, वहाँ पर सबसे पहले जब ये लॉ जब लागू हुआ है तो एक रेडी लगाने वाले पर हुआ है। ये बहुत बड़ा ये चिन्हित करता है कि ये कानून सबसे ज़्यादा जो मार पड़ेगी इस कानून की वो मजलूमों पे पड़ेगी, वो वल्नरेबल मार्जिनलाइज लोगों पे पड़ेगी, वो रेडी वाले पे पड़ेगी, वो सफाई कर्मचारियों पे पड़ेगी, और वो जो भी पिछड़े समुदाय के लोग हैं उन पर सबसे पहले चोट पड़ेगी। देखिए, मुझे लगता है कि ये कानून जो है इसका प्रतिरोध होना चाहिए, और ऑपोजिशन को बिल्कुल यहाँ पर सबको इकट्ठा होके एक चेतना को जगाने की बात है, क्योंकि कानून से, रूल ऑफ लॉ से देश चलता है। तो ये बिल्कुल बहुत ज़रूरी है कि ऑपोजिशन इसका गंभीरता से संज्ञान लेके इसको एक जन आंदोलन का रूप दे और इसको रेजिस्ट करे इस तरह के इम्पोजिशन ऑफ क्रिमिनल लॉज। देखिए, उम्मीद तो यही है, देखते हैं आगे क्या होगा।